हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डाउन टू अप। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने जनरल साइंस की सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसका इंट्रोडक्टरी क्लास हमारे चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो देख लीजिएगा। और हमारा ये सेकंड पार्ट है। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है जीवधारियों का वर्गीकरण, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम जीवों के वर्गीकरण के बारे में हमें अरस्तू ने बताया था। अरस्तू ने बेसिकली जो पौधे हैं उनको पेड़, झाड़ी और शाख में विभाजित किया था, यानी ट्रीज, हर्ब्स एंड सर्ब्स। इसी प्रकार इन्होंने जंतुओं को भी दो भागों में विभाजित किया था, रेड ब्लड एनिमल्स एंड विदाउट रेड ब्लड एनिमल्स। रेड ब्लड एनिमल्स में मैमल्स, लिजर्ड्स, बर्ड्स एंड फिश। मैमल्स बेसिकली स्तनधारी हमारे होते हैं। और नॉन रेड ब्लड एनिमल्स हार्ड बॉडीज और हार्ड बॉडीज एनिमल और सॉफ्ट बॉडीज एनिमल्स आते हैं। इसमें हार्ड बॉडीज़ का एग्जांपल जैसे सबसे इन्होंने दिया था इंसेक्ट, और सॉफ्ट बॉडीज़ को भी इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया था, शेल और नॉन शेल। शेल का एग्जांपल सेलफिश और जैसे नॉन शेल जेलीफिश। लेकिन इनमें कई प्रकार की जैसे त्रुटियां दिखी। जैसे जो अरस्तु साहब थे, उन्होंने कोशिका वृद्धि या कोशिका विभाजन जिसमें पाए जाते हैं, या फिर जैसे किसी जो स्वपोषी हैं और विषमपोषी जीव हैं, उन सबको एक ही वर्ग में रखा था, इसलिए इनका ये विभाजन मान्य नहीं हुआ। और इसको ही ठीक करने के क्रम में हमारे दूसरे वैज्ञानिक जो थे वो कैरोलस लीनियस साहब जो थे, उन्होंने इनकी जो कमियां थी उनको दूर करने का प्रयास किया और टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जगत का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इन्होंने पहला जो वर्गीकरण था वो पादप जगत रखा और दूसरा एनिमल। लेकिन इनका वर्गीकरण जो था वो पूरी तरीके से सही नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने भी जैसे प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया थे, और यूकैरियोटिक जो फंजाई, मोसा फर्न और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जो थे, उनको एक ही वर्ग में रखा। क्यों? क्योंकि उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती थी, इसलिए इन्होंने सबको एक ही वर्ग में रखा। लेकिन जो इनकी संरचना थी, जैसे जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, इनकी संरचना में व्यापक अंतर पाए जाते थे। और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में भी बहुत तरीके के अंतर पाए जाते हैं। जैसे जो प्रीकैरियोटिक सेल होती है उसमें पूर्ण कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। बेसिकली हम देखते हैं जैसे जिसमें बोलते हैं कि केंद्रक, हमारा जो केंद्रक होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता, जबकि यूकैरियोटिक सेल में हमारे संपूर्ण पूर्ण कोशिकांग पाए जाते हैं। और अनावृत बीजी पौधा बेसिकली वो होता है जैसे जिसमें ये जैसे ये बीज, कोई बीज है तो इसके ऊपर कोई आवरण नहीं पाया जाता है, इसको अनावृत बीजी पौधा बोलते हैं। और अगर इसके ऊपर जैसे ये आवरण पाया जा रहा है तो इसको आवृत बीजी पौधा बोलते हैं, यानी एंजियोस्पर्म कहा जाता है। इसी को इन्होंने दोनों को सेम कुल में रखा, इसलिए इनका जो संरचना थी वो सही नहीं बैठी। और जैसे इन्होंने एक कमी और थी, जैसे इन्होंने एक कोशिकीय जीव जो थे, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों को भी सेम ग्रुप में रखा था। इन्होंने विषम पोषी हैं और स्वपोषी हैं, उनको भी कोई अंतर स्पष्ट नहीं किया। विषम पोषी बेसिकली वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं निर्मित नहीं कर पाते हैं, और स्वपोषी वो होते हैं जो अपना खाना मतलब भोजन जो स्वयं बना लेते हैं। स्वपोषी में बेसिकली जैसे
पेड़ पौधे हैं, और कुछ बैक्टीरिया जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया, इस तरीके के पौधे आते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे नोट करके दिया गया है कि कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है, जबकि हरे पौधे की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ये क्वेश्चन भी पिछली बार आ चुका है, और इसमें पीसीएस में भी पूछा जा चुका है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो जो हमारे कैरोलस लीनियस साहब थे उनका भी वर्गीकरण मान्य नहीं हुआ, जैसे कि इसमें कमियां ही देखी गई थी। तो फिर विटेकर साहब जो थे उन्होंने फिर 5 जगत का वर्गीकरण यानी 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन WRH विटेकर साहब जो थे हमारे, उन्होंने दिया। इन्होंने पहला जो बताया वो मोनेरा, पहला किंगडम मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमिलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। इन्होंने जो वर्गीकरण जो था वो जीवों की कोशिकीय संरचना, सेल स्ट्रक्चर और थैलस ऑर्गेनिज्म, पोषण की प्रवृत्ति और प्रजनन इत्यादि के आधार पर वर्गीकृत किया, जो कि पिछले वाले जो हमारे कैरोलस लीनियस साहब थे और अरस्तु साहब थे वो नहीं कर पाए थे, इसीलिए इनका वर्गीकरण मान्य है। तो जैसे मोनेरा जो है उसमें कोशिका प्रकार यानी जो उसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, और जो सेल वॉल होती है वो नॉन सेलुलोज पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड की बनी होती है, जो कि मैंने बताए थे आपको कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसमें केंद्रक अब्सेंट होता है, यानी पूर्ण विकसित कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, तो उसमें केंद्रक भी नहीं पाया जाता है। शारीरिक संरचना सेलुलर होती है यानी कोशिकीय, और ये बेसिकली आउटोट्रोप्स यानी स्वपोषी और कीमोसिंथेसिस यानी रसायनलेशी होते हैं। ये बेसिकली जो अपना भोजन है वो स्वयं निर्मित कर लेते हैं। आउटोट्रोपिक फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस। वो फोटोसिंथेसिस तो आपको पता ही होगा, जैसे प्रकाश संश्लेषण, जो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। और कीमोसिंथेसिस का मतलब सिर्फ इतना सा है, जो जैसे बैक्टीरिया होते हैं वो रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा अपना भोजन प्रकाश की अनुपस्थिति में बना लेते हैं। और जो प्रोटिस्टा का वर्ग है उसमें जो कोशिका भित्ति होती है वो यूकैरियोटिक होती है, यानी कि इसमें पूर्ण विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं। और जो कोशिका भित्ति होती है प्रेजेंट सम, यानी कुछ में पाई जाती है और कुछ में नहीं पाई जाती है। केंद्रक चूँकि यही यूकैरियोटिक सेल से बना होता है इसलिए इसमें प्रेजेंट होता है। और शारीरिक संरचना इनकी कोशिकीय होती है, और पोषण की विधि ये आउटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉपिक दोनों होते हैं। हेटरोट्रॉपिक का मतलब सीधा सा है भी विषमपोषी, यानी जो जीव अपना भोजन स्वयं निर्मित नहीं कर पाते और जैसे खाने के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसी प्रकार फंजाई जो है, फंजाई की भी जो कोशिका होती है वो यूकैरियोटिक कोशिका होती है। और मैंने आपको बताया था कि जो इसकी कोशिका भित्ति है वो काइटिन और पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। ये याद रखिएगा, इसमें कई बार पूछा जा चुका है कि कवक की कोशिका भित्ति जो है वो किस प्रकार से बनी किस चीज़ की बनी होती है। उसमें बेसिकली सेलुलोज दिया होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो पौधे होते हैं पौधों की जो कोशिका भित्ति है सभी की सेलुलोज की बनी होती है, इसलिए हम अक्सर सेलुलोज ही टिक करके चले आते हैं और हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, और इसमें कई बार पूछा भी जा चुका है। चूँकि ये यूकैरियोटिक होता है इसलिए इसमें केंद्रक भी पाया जाता है, और मल्टी सेलुलर होता है और लॉस टिश्यू पाए जाते हैं। ये हेटरोट्रॉपिक और पैरासाइट होते हैं। हेटरोट्रॉपिक का तो मैंने बता ही दिया था, और जैसे पैरासाइट का मतलब सीधा से परजीवी जो किसी अन्य जीव पर निर्भर होते हैं।
और प्लांटी, प्लांटी का मतलब सीधा से पौधे में पौधे वर्ग आते हैं सारे पौधे। तो इसकी भी जो कोशिका है यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है और ये सेलुलोज की बनी होती है। केंद्रक प्रेजेंट होता है और जो शारीरिक संरचना है उनकी इसमें टिश्यू और ऑर्गन यानी सारे अंग पाए जाते हैं। ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि सारे पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए इसको ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। एनिमेलिया यानी एनिमल्स, इसमें भी यूकैरियोटिक सेल होती है और कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है। ये याद रखिएगा, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। केंद्रक आवरण पाया जाता है और पूर्ण विकसित कोशिकांक भी होते हैं। सारे जो हमारे सारे एनिमल्स हैं जिनमें हम लोग भी आते हैं वो सारे हेटरोट्रॉपिक होते हैं, क्योंकि हम जो भोजन है वो स्वयं नहीं बनाते बल्कि दूसरों पर निर्भर रहते हैं। मोनेरा के अंतर्गत बेसिकली जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया जिसे हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं, और माइक्रोप्लाज्मा इत्यादि प्रीकैरियोटिक सेल से बने जीव आते ही हैं। और जो शेप बैक्टीरिया का शेप होता है इसके आधार पर जीवाणुओं को कई भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि इसमें दिया गया है। जैसे स्पायरिकल होता है, रोड शेप होते हैं, कॉमा शेप होते हैं और स्पायरल शेप होते हैं। ये बेसिकली बैक्टीरिया का जो हमारा है वो चित्र भी दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं। ये सेल वॉल है, सेल वॉल, कैप्सूल, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, प्लाज्मिड, पिल, और बेसिकली ये फ्लैजला होता है। जो इसकी पूंछनुमा संरचना दिख रही है ये फ्लैजला बोला जाता है, जो जीवों के मूवमेंट में हेल्प करता है। कुछ जीवाणु जैसे मैंने आपको बताया था फोटोसिंथेसिस होते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया, यानी ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। इनके पास क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के ज़रिए ही ये लोग प्रकाश संश्लेषण करते हैं। कुछ कीमोसिंथेटिक आइसोटोप्स होते हैं, इसे रासायनिक संश्लेषी अभिक्रिया के द्वारा भोजन तैयार करते हैं। जैसे जहाँ पर प्रकाश नहीं मिल पाता तो रासायनिक जो अपघटनी प्रक्रियाएं होती हैं उनके द्वारा बैक्टीरिया अपना भोजन निर्मित करते हैं। दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया को लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं। दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया का नाम लैक्टोबैसिलस है। जो दलहनी फसलें यानी जो दाल वाली फसलें होती हैं उनकी जड़ों में राइजोमियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो वातावरण से नाइट्रोजन खींचकर पौधे को प्रदान करता है और इसी से बेसिकली प्रोटीन का निर्माण होता है। अगर ये बैक्टीरिया ना हो तो दालों में प्रोटीन नहीं बनेगा। कुछ बैक्टीरिया जो हैं बहुत से रोग यानी बहुत से जो हमारे शरीर में रोग होते हैं उनके लिए भी उत्तरदायी होते हैं, जैसे टिटनेस है, टाइफाइड है, कॉलेरा है, सिट्रस कैंसर है इत्यादि। इसका हम लोग अलग से भी यही जैसे बैक्टीरिया से रोग होने वाले हैं, वायरस से रोग होने वाले हैं, फंजाई से रोग होने वाले, इसको हम अलग से भी चैप्टर में पढ़ेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें आपको ये भी बताएंगे कि कौन से बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है और उसका वेक्टर वगैरह भी क्या है, सारा कुछ उसमें डिस्कस किया जाएगा। जो माइक्रोप्लाज्मास होते हैं ये भी बैक्टीरिया ही होता है बेसिकली, और इसको PPLO भी कहा जाता है, में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है और ये पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे सूक्ष्मतम जीव है जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकता है। ये ध्यान रखिएगा, ये पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे सूक्ष्मतम जीव है और ये ऑक्सीजन के बिना भी रह सकता है। दूसरा है प्रोटिस्टा के जीवधारी एक कोशिकीय होते हैं, ये मैंने आपको बताया था, और ये यूकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। यूकैरियोटिक सेल का होता है तो इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक और कोशिकांक पाए जाते हैं। कुछ प्रोटिस्टा फ्लैजला और सीलिया
रखते हैं। ये जो फ्लैजला और सीलिया हैं, ये मैंने आपको बताया था कि अभी ये जीवों के मूवमेंट यानी हिलने डुलने या चलने फिरने में हेल्प करते हैं, और इसी की सहायता से जो जीव है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। प्रोटिस्टा का जीव जो है इसको प्रथम जलीय जीव कहा जाता है, और ये पादप जंतु को कवक के साथ जुड़ा रखता है, कवक के साथ जुड़ा रखता है। प्रोटिस्टा में लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन दोनों होते हैं। लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन क्या होते हैं, ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पे प्लीज़ देखिएगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट स्पष्ट हो सके। इसमें प्रोटिस्टा के उदाहरण दिए हैं, जैसे डाइटामन गोल्डन एल्गी, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम और ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा से स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी भी होती है, ये याद रखिएगा, इसमें पूछा भी जा चुका है। जैसे कि ये अमीबा का स्ट्रक्चर दिया गया है, अमीबा का स्ट्रक्चर है, ये यूग्लिना का स्ट्रक्चर है, ये देखिए ये इसको फ्लैजला बोलते हैं। ये जो रस्सी नुमा संरचना हमें दिखाई दे रही है इसको फ्लैजला बोलते हैं। और जो इसमें ये जो पैरामीशियम में हल्के हल्के रेशे, ये रेशे टाइप निकले जो दिखाई दे रहे हैं, इसको हम सीलिया कहते हैं। यही जो होता है वो जीवों के मूवमेंट यानी जैसे जाने हिलने डुलने में और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में सहायता करते हैं। तीसरा वर्ग जो था वो फंजाई। फंजाई जो होते हैं वो बेसिकली विषमपोषी यानी हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी ये जो है अपना भोजन जो है स्वयं निर्मित नहीं करते, यानी खाना अपना खुद नहीं बना पाते हैं, ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं। और ये बेसिकली नमी वाले स्थानों में उगते हैं, नमी वाले स्थानों में, जैसे मशरूम है, ब्रेड है, और राइपोसम है, पेनिसिलिनियम है, ईस्ट है आदि। आपने देखा भी होगा जैसे ब्रेड जो है वो हम लोग कहते हैं कि ये ख़राब हो गया, उसके ऊपर फफूंद ऐसी वो दिखने लगती है, तो बेसिकली वो फफूंद नहीं कवक होता है, जिससे कि हम लोग कहते हैं कि वो ख़राब हो गया है। कवक की कोशिका भित्ति जो है वो काइटिन की बनी होती है, और जो कवक है वो कवक को कई भागों में विभाजित करते हैं, जैसे सहजीवी पोषण। सहजीवी पोषण का मतलब बेसिकली ये होता है कि दो जीव आपस में इस प्रकार रहते हैं कि जिससे दोनों को लाभ होता है, जैसे शैवाल और कवक। इसका लाइकेन, जो शैवाल और कवक है मिलकर लाइकेन बनाते हैं। इसमें जो शैवाल होती है वो कवक को खाना देती है, और ये रहने का स्थान, ये सहजीविता प्रदर्शित करते हैं। इसमें जैसे बताया भी गया है कि दोनों एक दूसरे को लाभ प्रदान करते हैं। यहाँ शैवाल जो है वो कवक को भोजन प्रदान करती है, और कवक शैवाल को रहने का स्थान, ये सही कर लीजिएगा, इसमें कवक होगा यहाँ पर, कवक जो है वो रहने का स्थान शैवाल को देता है। लाइकेन जो हम जानते हैं कि ये कवक और शैवाल का मिक्सचर जो होता है उसे लाइकेन बोलते हैं, और ये जो है वो बायो इंडिकेटर यानी बेस्ट बायो इंडिकेटर होता है, वायु प्रदूषण का बेहतरीन सूचक होता है। वायु में जब भी प्रदूषण होता है तो ये जल्दी प्रभावित होता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि वायु में प्रदूषण है, और इससे लिटमस पेपर भी बनाया जाता है। लिटमस पेपर बेसिकली ये अम्ल और क्षार का पता करने के लिए जो हम लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं। लाइकेन जो है वो मृदा की उर्वरता भी बढ़ाता है, और ये सहजीविता प्रदर्शित करता है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। माइक्रोराइजा नामक बैक्टीरिया जो फंजाई और रूट ऑफ हायर प्लांट्स, यानी माइक्रोराइजा बेसिकली जो है वो फंजाई और रूट, माइक्रोराइजा बैक्टीरिया जो है वो साथ में फंजाई के बड़े जो पौधे होते हैं उनके हायर प्लांट्स की जड़ों में पाया जाता है। दूसरा जो है वो है परजीवी पोषण, यानी कवक जो है परजीवी पोषण करता है, यानी दूसरे जीवों से
पोषण प्राप्त करता है। इसका जो उदाहरण है पिक्सीनिया ग्रैमिनीस और मृतोपजीवी पोषण यानी जो मृत सड़े गले पदार्थों का सेवन करते हैं, जैसे म्यूकर है, राइजोपस है और मार्केला इत्यादि। तो पेनिसिलिन नोनेंटम नामक कवक जो है, इससे पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक तैयार की जाती है और इसे सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने तैयार किया था। ये पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक जो है वो पेनिसिलिनियम नोनेंटम नामक कवक से तैयार की जाती है। कुछ कवक जो होते हैं वो जंतु और पादप में रोग भी उत्पन्न करते हैं, जैसे दाद है, जंतुओं में दाद है, खाद है, गंजापन है, ये सब जो रोग हैं वो कवक के द्वारा ही होते हैं। और पादपों में जैसे पादपों में आलू में है लेट ब्राइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, सरसों में ब्राइट रस्ट ऑफ क्यूसीफर और मूंगफली में टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट और गन्ने में रेड रूट ऑफ शुगर केन इत्यादि जो है वो कवक से होने वाले रोग हैं। अगला हमारा जो है वो है किंगडम प्लांटी यानी पादप जगत। ये भी जो है यूकैरियोटिक सेल से बने हुए होते हैं और इसमें कोशिका भित्ति जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। चूँकि ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं इसलिए इसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है जो इनके प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है और इसलिए ये स्वपोषी होते हैं, यानी ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। लेकिन कुछ पौधे जो होते हैं वो विषमपोषी भी होते हैं। विषमपोषी इसलिए होते हैं क्योंकि ये जो है वो भोजन तो अपना बना लेते हैं, लेकिन बेसिकली जो है उस खाने से नाइट्रोजन की कमी पूरी नहीं कर पाते हैं, इसलिए इन्हें कीटभक्षी पौधे करते हैं, जो कीटों को खा के अपनी नाइट्रोजन की जो कमी है उसको पूरा करते हैं। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं, जैसे निफेंथिस है जिसको कलश पादप या घटपर्णी भी बोलते हैं, ड्रोसेरा, वीनस फ्लाईट्रैप है और पैरासाइट। जो पादप जगत है इसको भी 5 भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें है एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जो पादप जगत है इसको 5 भाग में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। और तो पहला है एल्गी। ये स्वपोषी ऑटोट्रॉपिक होते हैं और जलीय होते हैं और अपने पास क्लोरोफिल रखते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलर कॉलोनिक फॉर्म और फिलामेंटियस फॉर्म। इसमें प्रजनन जो है वो अलैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार से होता है और इसमें प्रजनन लैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार से होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर वातावरण में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ये ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में हमारी मौजूद होती है उसका उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। एकर नामक शैवाल से आइसक्रीम और जेलीज बनती हैं। कुछ जैसे जो शैवाल होते हैं उनमें प्रोटीन की बेसिकली बहुत अधिकता पाई जाती है और इनका उपयोग जो है वो जैसे अंतरिक्ष में जाते हैं तो उनको बेसिकली खाने के लिए प्रोटीन विटामिन चाहिए होती है, तो इसी शैवाल को ले जाते हैं और फूड सप्लीमेंट के रूप में इसका यूज़ करते हैं, जैसे क्लोरेला है और स्पिरुलिना, ये इनके बेसिकली उदाहरण हैं। इसका प्रयोग अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा फूड सप्लीमेंट के द्वारा किया जाता है। एल्गी का क्लासिफिकेशन भी होता है, जैसे 3 प्रकार ग्रीन एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी।
रेड एल्गी। दूसरा जो वर्ग है वो है ब्रायोफाइट। इसे बेसिकली पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। पादप जगत का उभयचर कहा जाता है क्योंकि ये मृदा और जल दोनों में पाए जाते हैं। और ये जो है उनको लैंगिक प्रजनन के लिए जल की आवश्यकता होती है और ये नमी वाले स्थान, छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट जो होते हैं वो बहुत ही जल्दी जल का अवशोषण करते हैं, यानी जल सोखने की क्षमता जो इनकी है वो बहुत होती है। इसलिए इनको बेसिकली हम लोग वहाँ पर लगाते हैं जहाँ पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, जिससे कि बाढ़ का प्रभाव जो है वो कम किया जा सके और जैसे पानी की मात्रा, जो अधिक मात्रा में पानी हमारा उपस्थित होता है उसको ये सोख ले। इसके लिए इनको बाढ़ ग्रसित एरिया में इनकी खेती की जाती है और स्फैगलन नामक ब्रायोफाइट से ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी इसका ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो ब्रायोफाइटा है वो बाढ़ के प्रभाव को कम करने में सहायता करता है। और ये भी याद रखिएगा, जिसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ये शायद क्वेश्चन आया भी हुआ है। तीसरा हमारा है टेरिडोफाइट। ये हमारा जो है टेरिडोफाइट, ये मुख्य रूप से ठंडे और छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं और इसे प्रथम जलीय पौधा भी कहते हैं। इसमें बेसिकली जो जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। जाइलम क्या होता है? जाइलम जो को पौधे होते हैं उनमें ऊतक होता है। जाइलम ऊतक होता है जो कि जड़ों से जो है पानी और मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ जो है जड़ से पानी और खनिज पदार्थों को पूरे पौधे में सप्लाई करता है। और फ्लोएम क्या है? जो पत्तियां जो भोजन तैयार करती हैं उसको जो पूरे पौधे में सप्लाई करने का काम है वो फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। और जो ब्रायोफाइटा का मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट होता है, लेकिन टेरिडोफाइट का जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट होता है। टेरिडोफाइट मुख्य रूप से जड़, तना और पत्तियों में विभाजित होते हैं। उदाहरण भी इसके दिए गए हैं, जैसे पिस्टोटम, सेलिग्लिना, लैक्यूडियम इत्यादि। अगला था जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म मैंने आपको बताया ही था कि ऐसे पौधे होते हैं जिनमें अंडाशय की दीवार से घिरे नहीं होते। इसका मतलब सीधा है कि जैसे ये सीड हो गया तो इसके ऊपर ये आवरण जो पाया जाता है ये नहीं पाया जाता है, यानी ये जो है वो सिंगल सेल वो बीज के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म जो है सिक्वा जॉइंट रेडवुड पेड़ की सबसे ऊंची प्रजाति है। वो जिम्नोस्पर्म प्रजाति का पौधा ही पेड़ जो है सिक्वाया, जिसे जॉइंट रेडवुड के नाम से भी जानते हैं, वो पेड़ की सबसे ऊंची प्रजाति में आता है। कुछ जड़ों में माइक्रोराइजा, बेसिकली ये जो माइक्रोराइजा के रूप में कवकीय जुड़ाव होता है, इसमें सहजीवी बेसिकली संबंध पाया जाता है। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाला साइनोबैक्टीरिया साइकस की जड़ों में, जिसे क्लोरेड रूट कहते हैं, पाया जाता है। इसमें बेसिकली रूट में पाया जाता है। अगला हमारा जो वर्गीकरण था वो होता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का पौधा वही होता है जिसमें बीज आवरण जैसे ये पाया जाता है। इसको जैसे ये बीज हो गया, इसके ऊपर ये आवरण जो वो पाया जाता है, इसी को एंजियोस्पर्म पौधे होते हैं। इन्हें पुष्पीय पौधा भी कहा जाता है। इनमें पूर्ण विकसित पौधा होता है, जड़, तना, पत्ती, फूल इत्यादि भी पाए जाते हैं। सबसे छोटा जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है वो वोल्फिया है और सबसे लंबा यूकैलिप्टस। आवृत बीजी पौधा है वो दो भाग में बांटा जा सकता है, एक बीजपत्री पौधा और द्विबीजपत्री पौधा।
एक बीजपत्री का पौधे का मक्का, धान, गेहूँ। और द्विबीजपत्री जैसे दलहनी फसल, जैसे चना हो गया, मटर हो गया। एक बीजपत्री का मतलब सीधा सा है, जैसे कोई भी, जैसे आप बीज लेते हैं, जैसे गेहूँ लेते हैं, उसको भिगोने के बाद उंगली से तोड़ते हैं, वो नहीं टूटता है, यानी वो एक ही बीज का है। जबकि हम जैसे दाल लेते हैं, अगर दाल को उंगली से दबाते हैं वो टूट जाता है, यानी दो भागों में डिवाइड हो जाता है। जो दो भागों में डिवाइड हो जाता है उसको द्विबीजपत्री पौधा बोलते हैं, और जो डिवाइड नहीं होता है उसको एक बीजपत्री पौधा कहा जाता है। लास्ट हमारा है ये जंतु जगत। जंतु बहुकोशिकीय और विषमपोषी होते हैं, और इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, अर्थात ये जो अपना भोजन है वो स्वयं निर्मित नहीं करते, यानी भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं। जंतु समूह को 11 भागों में विभाजित किया जाता है। ये यहाँ पे जो 11 टाइप दिए हैं इनको प्लीज़ याद कर लीजिएगा। इसमें बहुत बार सीक्वेंस से लगाने के लिए भी क्वेश्चन आते रहे हैं। जैसे पहला है पोरीफेरा, नाइडीरिया, टेरिनोफेरा, प्लेथीहेल्मिन्थीस, एसीहेल्मिन्थीस और एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, इक्निडोमेट्रेटा, हेमी कॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ये ज़रूर याद कर लीजिएगा। इसका सीक्वेंस ज़रूर से याद करिएगा, क्योंकि इसमें सीक्वेंस में लगाने के लिए प्रीवियस ईयर पहले पूछा जा चुका है, और इसके सीक्वेंसिंग से हर साल क्वेश्चन लगभग बनता है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, और आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और कमेंट में कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछिएगा, और जो भी आपके सवाल हो सारे आप कमेंट में डाल दीजिएगा। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस सीरीज़ से जुड़े रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।